बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल। मरियम साहिबा फॉर्म 47 की वज़ीर आला, उन्होंने इमरान खान साहब को सीधा सीधा कत्ल की एक धमकी दी और उन्होंने कहा कि ये फितना खत्म होने वाला है और बहुत जल्द ये फितना खत्म कर दिया जाएगा। उनके खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में भी FIR दर्ज करने के लिए दरखास्त आ चुकी और SHO साहब ने वह दरखास्त IG साहब को भेजी। और दूसरी जानिब पंजाब में तौंसा शरीफ में भी मरियम साहिबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए दरखास्त दे दी गई, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज हुआ नहीं। मरियम साहिबा के ये अल्फाज जो हैं, और खासतौर पर यह धमकी नहीं बल्कि पेशन गोई है कि ये होने जा रहा है, इससे काफी अलार्मिंग सिचुएशन है। जरा थोड़ा सा मेरे सामने एक केस सामने आ गया है, वो जरूर मैं बताना चाहूंगा कि सान्या मॉडल टाउन की दूसरी JIT के खिलाफ समाअत के लिए 7 रुकनी नया बेंच लाहौर हाई कोर्ट का तश्कील पा चुका है। आज से 10 साल पहले चचा की हुकूमत थी। चचा साहब थे वजीर आला पंजाब और वाले साहब थे वजीर आजम पंजाब और वजीर आजम पाकिस्तान, और इनके दौर में डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, जो कि उस वक्त कनाडा से आ रहे थे सियासी तहरीक शुरू करने के लिए, पहले उनको धमकी दी गई थी डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को। ख्वाजा साद रफीक साहब और दीगर रहनुमाओं की वीडियोस मौजूद हैं कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब आए पाकिस्तान तो हम उनको सबक सिखाएंगे और ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो दोबारा आ नहीं सकेंगे। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब आए और जैसे ही वो आए तो उसके कुछ ही दिन के बाद सान्या मॉडल टाउन हुआ और मॉडल टाउन में 14 बेगुनाह लोगों को शहीद कर दिया गया, खवातीन भी और मर्द भी, जो कि महज उनका काम सिर्फ ये था, मिनहाजुल कुरान में वो दुरूद शरीफ पढ़ते थे और इबादत करते थे, इसके अलावा और उनका कोई सियासी काम नहीं था। लेकिन इसके बावजूद मॉडल टाउन पे मिनहाजुल कुरान पे हल्ला बोला गया, सीधी फायरिंग की गई और पंजाब पुलिस को इस्तेमाल किया गया और 14 शहीद हो गए। आज तक उसको इंसाफ नहीं मिल सका और अब 7 रुकनी बेंच जो है दोबारा से तश्कील पाया है। और आज जो बेंच बनाया गया जी, जस्टिस शहबाज रिजवी साहब हैं और जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब हैं, जस्टिस सरदार सरफराज डोगर हैं, जस्टिस चौधरी अजीज हैं, जस्टिस फारूक हैदर, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस तारिक नदीम, ये है। और 1 नवंबर यानी कि आज इसकी समाअत होनी है। 7 रुकनी बेंच, मुकदमा नंबर 510 है, 2014 का मुकदमा है, आज से 10 साल पहले का, लेकिन अभी तक इसके इंसाफ नहीं मिल सका मुतासरीन को और मकतूलीन के वरसा को। तो जिस खानदान के दौर में ऐसे ऐसे मजालम हो चुके हों और फिर उनसे कुछ भी बैद नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि ये अलार्मिंग सिचुएशन। कल फिर इमरान खान साहब पे मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई जी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, वो गई। उसमें उमर अयूब थे, लीडर ऑफ अपोजिशन कौमी असम्बली, लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट शिबली फराज साहब थे, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भच्चर थे, असद कैसर साहब थे, जरताज गुल साहिबा पार्लिमानी लीडर, लेकिन किसी को मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी गई और वो तकरीबन 3 घंटे के इंतजार के बाद वहां से चले आए। काफी सख्त गुफ्तगू की उमर अयूब साहब ने भी, शिबली फराज साहब ने भी, पार्लिमानी लीडर जरताज गुल साहिबा ने भी और असद कैसर साहब ने भी, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि जनाब ये जो कुछ होता है और ये सब कुछ हो रहा है, ये मिली भगत से हो रहा है। एक तरफ मरियम सरकार है और दूसरी तरफ रावलपिंडी सरकार है और एजेंसियों का होल्ड है और एजेंसियों ने ये सब कुछ किया हुआ है। और एक तरफ ये सिचुएशन थी, दूसरी तरफ और उनसे कहा गया कि आप बयान हल्फी दें कि आप किसी किस्म की कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे इमरान खान साहब से। अब जरा सियासी गुफ्तगू के बारे में भी आपको बता दूं कि कल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत साहब की दरखास्त पे पिटीशन पे फैसला दिया है और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब ने ये फैसला दिया है कि कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर ब्लैंकेट पाबंदी आइन की एसोसिएशन और इजहार राय की आजादी की शिकों से मुतसादिम है। यानी आप कैदियों की जो गुफ्तगू में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी आयद नहीं कर सकते, ये खिलाफ आइन है और उन्हें भी उतना ही हक हासिल है जैसे जितना दीगर शहरियों को, और उन्हें भी सियासी जमात बनाने की भी इजाजत है। और इमरान खान साहब के
सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों पर पाबंदी की वजह जेल रूल्स की यही शिक बताई गई थी और उसके बाद उस शिक को खिलाफ आइन करार दे दिया गया है और ये शिक थी जी 265 और इसे कलअदम करार देने की दरखास्त की गई थी, लिहाजा उस शिक को कलअदम करार दे दिया गया है और इस बात का इकरार किया गया है कि जेल में इमरान खान साहब यानी कि कोई भी शख्स, इमरान खान साहब नहीं कोई भी शख्स, उस पर सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी आयद नहीं की जा सकती। तो कल जेल हुकाम ने यह कहा कि पहले आप लिख कर दें कि आप सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, तो बाहर सियासी पीटीआई के रहनुमाओं ने ऐसा करने से इनकार किया और मुलाकात नहीं होने दी गई। ये तो है जनाब एक तरफ। दूसरी जानिब ये जो हमारी रजीम है ये मुकम्मल तौर पे हर तरफ से फंसी हुई है और कहीं से भी कोई इनको रिलीफ नहीं मिल रहा। जो बड़ी खबर चल रही है, नवाज शरीफ साहब आपको मालूम है कि अमेरिका में हैं और शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब और कतर से होके वापस पहुंचे हैं। तो मामला क्या है? मामला सिंपल इतना ही है कि ये अपने इख्तिदार को बचाने के लिए और वहां से सिफारिश के लिए और अपना दस्ते शफकत जारी और सारी रखने के लिए ये वहां पे पहुंचे हैं। अब ये आपको मालूम है कि शरीफ खानदान के सऊदी हुकाम के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और ये आम तासुर है कि वो इनको सपोर्ट करते हैं। दूसरी जानिब यूएई जब ये देखा, क्योंकि ये खबरें जब फैली कि दोनों भाई निकले हैं और एक्सटेंशन के लिए और उसके बाद जरदारी साहब ने रुख इख्तियार किया है यूएई का। जरदारी साहब का भी ये दौरा खालिस्तन इसी नौयत का था और वो भी इसलिए गए हैं कि जनाब हम पे जरा अपना वजन बढ़ाएं हमारे लिए, क्योंकि उधर सऊदी अरब जो है वो बढ़ा रहा है, शरीफ खानदान को जरा प्रमोट कर रहा है, तो आप हम आपके हैं। और ये बात हकीकत है, क्योंकि जो पहला एनआरओ हुआ था परवेज मुशर्रफ के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ परवेज मुशर्रफ साहब का जो एनआरओ हुआ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, तो वो सारा उसमें यूएई में हुआ था और यूएई की गवर्नमेंट भी उसमें काफी उसने रोल प्ले किया था। तो अब भी यही चल रहा है कि पीपल्स पार्टी यूएई की तरफ देख रही है और शहबाज शरीफ साहब मोहम्मद बिन सलमान की तरफ देख रहे हैं और नवाज शरीफ साहब अमेरिका गए हुए हैं। तो ये तो है हकीकत हाल जो कि इस वक्त जारी सारी है और तगदो चल रहा है। जरदारी साहब जो हैं गए हैं जी दुबई और वहां पे जो सरकारी तौर पे बताया गया है कि उनका पांव फिसला है जहाज से उतरते वक्त और उनका पांव फ्रैक्चर हो गया है, उस पे प्लस्तर वस्तर चढ़ा दिया गया है और उनको तकरीबन 4 हफ्ते का टाइम दिया गया है। तो 4 हफ्ते वो अब बेड पे आराम करेंगे। अब उन्होंने ये 4 हफ्ते यूएई में गुजारने हैं या फिर वापस आना है, इसके बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं, लेकिन ज्यादा इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि वो फिल वक्त 4 हफ्ते यूएई में ही गुजारना चाह रहे हैं। आखिर इन 4 हफ्तों का टाइमिंग जरा थोड़ी सी इसका बैकग्राउंड कुछ और नजर आ रहा है और वो है कि अगले 4 हफ्ते ही काफी इंपॉर्टेंट करार दिए जा रहे हैं। नंबर 1 ये कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो क्या संदेशा लेके आते हैं या वहीं से कोई पैगाम भेजते हैं, और शहबाज शरीफ साहब को सऊदी अरब ने क्या गारंटी दी। तो जरदारी साहब ये सारे खेल खेलेंगे यूएई में बैठ के। ये तो एक सादा सी बात है, लेकिन दूसरी जानिब अगले 4 हफ्ते इंपॉर्टेंट इसलिए भी करार दिए जा रहे हैं कि अमेरिकन इलेक्शन है नवंबर में, 4-5 दिन रह गए हैं जी, और इलेक्शन है और उस इलेक्शन के नताइज को भी देखा जाएगा कि इलेक्शन के नताइज क्या आते हैं, क्योंकि उन इलेक्शन के नताइज का पाकिस्तान की सियासत से बड़ा गहरा ताल्लुक बताया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अगर जीतते हैं तब भी, और दूसरी जानिब प्रेसिडेंट बाइडन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है उनके अरकान पार्लिमान का कि जनाब जो आपने कज़िया शुरू किया जिसकी वजह से आपकी हठधर्मी या जिद या साइफर की वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात और पाकिस्तानी अवाम में अमेरिका का जो परसेप्शन है वो ख़राब तर हो गया है और जाने से पहले आप इसको ठीक करके जाएं। और बाइडन इंतज़ामिया पे भी, बाइडन पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है और इस बात का इम्कान मौजूद है और इस बात का ये तासर भी मौजूद है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए हमारी मिलिट्री लीडरशिप शदीद तरीन दबाव का शिकार है, अंडर प्रेशर है और समझ नहीं आ रही कि वो इस कज़िये से कैसे निकलें। तो एक बात तो ये है, इसलिए
زرداری صاحب بھی دیکھیں گے، تیل اور تیل کی دھار بھی دیکھیں گے، ذرا جوڑ توڑ بھی کریں گے یو اے ای میں بیٹھ کے آزادانہ طریقے سے، کیونکہ ایوان صدر میں بیٹھ کے وہ اس طریقے سے اوپنلی نہیں کر سکتے. وہاں ہم کو پتہ ہے کہ جاسوسی کا نظام ہے اور جاسوسی کے نظام میں بہت کچھ بڑے مسائل ہوتے ہیں، ایک ایک ایکٹیویٹی آپ کی نوٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو لہٰذا زرداری صاحب جب بھی اس طرح کو موقع آتا ہے تو وہ یو اے ای چلے جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے پھر اپنی سرگرمیاں جاری و ساری رکھتے ہیں، اور وہاں پہ جاسوسی کا نظام بھی نہیں ہے. ہاں البتہ جس ملک میں ہوتے ہیں وہاں کا اپنا جاسوسی کا نظام موجود ہوتا ہے، تو ان کی ان کو فکر نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے پاکستان کے جاسوسی اداروں سے بچنا ہے، باہر والوں کی خیر ہے. تو ایک تو یہ چل رہا ہے. دوسرا 26ویں ترمیم کے فوری بعد ایک پریشر آ رہا ہے کہ فوری طور پہ 27ویں ترمیم کی کر دی جائے اور 27ویں ترمیم جلدی جلدی منظور کریں، اور جو خامیاں رہ گئی ہیں اور ان خامیوں کا جو 26ویں ترمیم کا فائدہ جو ہے وہ بھی مسلم لیگ نواز زیادہ سے زیادہ اٹھانا چاہ رہی ہے. اور جو جوڈیشل کمیشن جو پارلیمان اور ججز کا مشترکہ طور پہ جو ججز کی ریکروٹمنٹ کرے گا، جس نے آئینی بینچ کی تشکیل کرنا ہے، اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ ووٹ نمبرز میں پیپلز پارٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی 2 ووٹ مانگ رہی ہے اور وہ ان کا موقف بڑا واضح ہے کہ نون لیگ کا لاء منسٹر بھی نون لیگ کا، اٹارنی جنرل بھی نون لیگ کا، تو ہمارے بھی برابر ووٹ ہونے چاہیے اور ہمارے بھی دونوں ارکان ہمارے ہونے چاہیے حکومتی بینچوں پہ. تو مسلم لیگ نواز ظاہر ہے یہ بات نہیں مان رہی اور وہ ان کو صرف ایک ممبر دینا چاہ رہی ہے، صرف ایک، اور باقی وہ خود. اور اس طریقے سے کمیٹی میں 3-1 کی ریشو ہو جائے گی. مسلم لیگ نواز کے ہوں گے 3 ووٹ اور پیپلز پارٹی کا ہوگا 1 ووٹ. اس طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم میں پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں ابھی تک کچھ نہیں آیا، اور نہ ہی ان کے جو نامینی تھے وہ چیف جسٹس بن سکے، اور نہ ہی ابھی تک ان کو آگے پھر ججز کی ریکروٹمنٹ ہونی ہے، اس میں بھی پیپلز پارٹی کو وہ والا اس طریقے سے اثر انداز نہیں ہو سکے گی. تو یہ بھی ہے. لہٰذا زرداری صاحب جو ہیں وہ 4 ہفتے باہر قیام کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اور اگین ایک اور خبر بھی ہے جی، اور وہ ہے لاہور میں، پنجاب میں، لاہور مال روڈ میں گورنر ہاؤس کے سامنے بلاول بھٹو صاحب کی تصاویر لگی ہوئی تھیں، بینر لگے ہوئے تھے اور بڑے بڑے بینر، اس میں تصویریں تھیں. وہ تصاویر جو ہیں وہ اتروا دی گئی ہیں اور وہ بینر بھی اتروا دیے گئے ہیں، بڑے بڑے پینافلیکس جسے کہتے ہیں جی، ان کو اتروا دیا گیا ہے. اور اس لیے اتروایا گیا ہے کہ مال روڈ اور اطراف سے پیپلز پارٹی کے لگائے گئے پرچم بینرز ساتھ اتار دیے گئے اور اس میں تصاویر بھی تھیں. اور یہ 26ویں آئینی ترامیم کی خوشی منانے پر نون لیگ کو انہوں نے کہا جی یہ تکلیف سمجھ سے بالاتر ہے ہماری. حسن مرتضیٰ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، رکن اسمبلی ہیں، انہوں نے کہا جی حکومت پارلیمانی بالادستی خلاف انتظامیہ کی انتقامی کاروائیاں بند کرائے، اور آج 26ویں آئینی ترمیم کے جشن کو سبوتاژ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، اور متعلقہ اداروں کو ایسی کاروائیوں سے نہ روکا گیا تو کارکن مشتعل ہو سکتے ہیں. یہ وہ بات ہے جی کہ پیپلز پارٹی کو کسی بھی صورت میں شریف خاندان، خواہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، دونوں کے دونوں اس بات پہ متفق ہیں. باقی اندر خانے جتنی مرضی اختلاف ہوں، لیکن اس بات پہ سارے متفق ہیں کہ ہم نے پیپلز پارٹی کو، بلاول بھٹو کو، زرداری صاحب کو پنجاب میں سیاست نہیں کرنے دینی اور یہاں پہ ان کو قدم نہیں جمانے دینا. تو یہ ہر طرف سے یہی لڑائی چل رہی ہے. باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.